मुझे एक चीज पूछनी है। इंडिया में जो सक्सेसफुल बिजनेसेस के बारे में कॉमन बिलीव्स हैं कि बिना पैसों के बिजनेस नहीं हो सकता, बिना इन्वेस्टर के बिजनेस स्केल नहीं होता, पहले सेविंग्स चाहिए तब सोचना बिजनेस के बारे में, क्या ये सब ट्रू है? यस, बट पार्शियली। कैपिटल जरूर हेल्प करता है, नो डाउट, बट इंडिया के कुछ सबसे पावरफुल बिजनेसेस बिना हेवी इन्वेस्टमेंट्स के स्टार्ट हुए थे। और वो बिजनेसेस स्केल सिर्फ इसलिए नहीं हुए क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा था, बल्कि वो स्केल इसलिए हुए क्योंकि उनके पास एक चीज थी जो पैसा भी रिप्लेस नहीं कर सकता। वो चीज है फॉर्मूला, एक स्पेसिफिक फॉर्मूला, लेवरेज का, डिस्ट्रीब्यूशन का और एग्जीक्यूशन का। जो फाउंडर्स इस फॉर्मूला को जानते हैं वो स्केल कर पाते हैं, जो इस फॉर्मूला को नहीं जानते वो एक सर्टेन सीलिंग के बाद रुक जाते हैं। और आज इस वीडियो में हम उसी फॉर्मूले को डिकोड करेंगे। हाय, आई एम स्पर्श एंड आज हम बात करेंगे 5 रियल स्ट्रैटेजीज की जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने बिना हेवी इन्वेस्टमेंट्स के यूज करके 100 करोड़ स्केल की कंपनीज बिल्ड करी। हर स्ट्रैटेजी के साथ एक रियल स्टोरी होगी, हर रियल स्टोरी के साथ एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क होगा जो आप आज से ही अपनी सिचुएशन में अप्लाई कर पाओगे। तो लेट्स डाइव इन, पर उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना इफ यू न्यू हियर। तो स्टार्ट करते हैं विद स्ट्रैटेजी 1, ओपीएम, अदर पीपल्स मनी। सबसे बड़ी गलती जो बिगनर्स करते हैं बिजनेस स्केल करने में, वो सोचते हैं पहले अपना पैसा बचाओ और फिर उसे बिजनेस में लगाओ। ये कंजर्वेटिव सोच है और ये सोच आपको स्लो करती है, क्योंकि दुनिया के सबसे स्मार्ट बिजनेस बिल्डर्स ने एक सीक्रेट जाना, अपना पैसा लगाना जरूरी नहीं होता जब तक किसी और का पैसा रिस्पॉन्सिबली यूज करना सीख सको। एंड दिस इज ओपीएम, अदर पीपल्स मनी। और ये इंडिया में अभी बड़ा अंडर यूज्ड है। ओपीएम के 4 रियल सोर्सेस बताता हूं बिना इन्वेस्टर के। सोर्स 1, कस्टमर एडवांस पेमेंट्स। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की प्री लॉन्च सेल करो, पहले कस्टमर पे करे फिर आप उसको वो डिलीवर करो। जेप्टो ने डार्क स्टोर मॉडल लॉन्च करा था। उसकी इनिशियल फंडिंग पार्शियली प्री ऑर्डर्स से और अग्रेसिव क्विक कॉमर्स इन्वेस्टर थीसिस से हुई थी। देन सोर्स 2, वेंडर क्रेडिट। अपने वेंडर्स से 30, 45, 60 डेज का क्रेडिट पीरियड लो। इस टाइम पीरियड में उस इन्वेंट्री को सेल करो एंड फिर सप्लायर्स को पे करो। इंडिया के हजारों स्मॉल एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स यही करते हैं एंड ये फिर एक क्रेडिट साइकिल की तरह चलता है। देन सोर्स 3, रेवेन्यू बेस्ड एक्सपेंशन। पहले एक यूनिट से प्रॉफिट कमाओ, फिर उस प्रॉफिट को यूज करके दूसरा यूनिट बनाओ। चायोस ने यही करा था, फर्स्ट आउटलेट की ग्रोथ से सेकंड खोला, सेकंड की ग्रोथ से थर्ड खोला एंड सो ऑन। इनिशियल ग्रोथ के लिए उन्हें इन्वेस्टर्स की जरूरत नहीं पड़ी थी। देन सोर्स 4, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। किसी भी बड़े ब्रांड का नेम यूज करो, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करो, उनकी ब्रांड नेम को यूज करो, आपका प्रोडक्ट और उनकी रीच, which means zero capital from your side। तो ये 4 सोर्सेस तो मैंने बता दिए, अब इनको अपने बिजनेस में आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। स्टेप 1, पहले अपने बिजनेस के हिसाब से आइडेंटिफाई करो कि इन चारों में से कौन सा ओपीएम सोर्स आपके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। स्टेप 2, एक स्मॉल पायलट रन करो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए। एंड स्टेप 3, उस प्रूफ को यूज करो और ओपीएम को स्केल करो। रूल सिंपल है यहाँ पे, अपना कैपिटल एग्जॉस्ट नहीं करना, ओपीएम यूज करो स्मार्टली एंड रिस्क डिस्ट्रीब्यूट करो। अब ओपीएम से पैसे मिल गए, लेकिन उसको स्केल करने के लिए एक चीज चाहिए जो लोग मिस कर देते हैं। यही चीज डिसाइड करती है कि आप एक सिटी तक लिमिटेड रहोगे या आप 100 सिटीज तक पहुंचोगे। ये है स्ट्रैटेजी 2, स्वेट इक्विटी ओवर कैश इक्विटी। एक कॉन्सेप्ट होता है स्वेट इक्विटी का जो ज्यादा लोगों को पता नहीं है। मतलब पैसों की जगह अपना टाइम, स्किल, एफर्ट लगाओ और उसके बदले ओनरशिप लो। इंडिया में ये कॉन्सेप्ट अभी इतना अंडर यूज्ड है कि ऑनेस्टली मुझे हैरानी होती है। एक एग्जांपल से समझो इस कॉन्सेप्ट को। राहुल एक मार्केटिंग एक्सपर्ट है, उसके पास पैसे नहीं है एंड ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब। साथ में ही एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप भी है जिसको एक फुल टाइम मार्केटर तो चाहिए, बट वो अफोर्ड नहीं कर सकते अभी। अब नॉर्मल थिंकिंग में राहुल सोचेगा कि इनके पास पैसे नहीं है देने के लिए, मैं काम नहीं करूंगा। स्टार्टअप सोचेगा कि हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए तो हम हायर नहीं कर सकते। बट स्वेट इक्विटी कॉन्सेप्ट में राहुल सोचेगा कि इनको एक मार्केटर चाहिए, पैसे नहीं दे सकते तो मैं 6 महीने विदाउट सैलरी काम कर लेता हूं, बट स्टार्टअप की 3% ओनरशिप ले लेता हूं। एंड स्टार्टअप भी वो करने को रेडी होगा क्योंकि उनके पास अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं है, बट उनको एक मार्केटर चाहिए तो वो ओनरशिप दे देंगे। अब मान लो 6 महीने बाद उस स्टार्टअप ने 10 करोड़ की वैल्यूएशन पे फंडिंग रेज की, तो 3% का हिस्सा तो 30 लाख का हो ही गया। ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है, बस थोड़ा सा कम। और जो लोग इसे जानते हैं वो अपनी स्किल को करेंसी की तरह यूज कर रहे हैं। इंडिया में स्वेट इक्विटी के 3 मॉडल्स पॉसिबल हैं। मॉडल 1,
स्किल फॉर इक्विटी, जो हमने एग्जाम्पल में बात करी, आप अपनी स्किल, चाहे वो डिजाइनिंग में हो, टेक में हो, मार्केटिंग में हो, कंसल्टेशन में हो, वो किसी स्टार्टअप या कंपनी को दो इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी। ये मॉडल बेस्ट है फॉर स्टूडेंट्स, फ्रीलांसर्स, कंसल्टेंट्स विद रियल स्किल्स। देन मॉडल 2, फ्री वर्क फॉर फ्यूचर पेमेंट। एक प्रॉमिसिंग बिजनेस के लिए इनिशियली फ्री में काम करो विद अ रिटन एग्रीमेंट कि जब भी वो प्रॉफिटेबल होंगे या जब भी उनके पास कैश आएगा वो आपको एक प्रीमियम रेट पे पैसे देंगे। ये शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस होता है विद लॉन्ग टर्म एसिमेट्रिक रिटर्न्स। देन मॉडल 3, फाउंडिंग टीम विदाउट सैलरी। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडिंग टीम बनाओ इनिशियली, सब इक्विटी ओनली विदाउट सैलरीज। जब रेवेन्यू या फंडिंग आए तब सैलरी लेना स्टार्ट कर सकते हो। मोस्ट ऑफ इंडिया सक्सेसफुल स्टार्टअप्स इसी मॉडल से स्टार्ट हुए थे, मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट करा था। स्वेट इक्विटी का कोर प्रिंसिपल सिंपल है, पैसा एक रिसोर्स है बट स्किल भी एक रिसोर्स है, एंड जो लोग स्किल को पैसों की तरह यूज करते हैं वो जीरो से ओनर बन पाते हैं। सो ओपीएम और स्वेट इक्विटी ये आपको स्टार्ट देते हैं, बट कोई भी बिजनेस तब तक आगे नहीं बढ़ पाता जब तक उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। और स्ट्रैटेजी 3 में मैं जो आपको बताऊंगा ये वो लीवर है जो इंडिया के 90% फाउंडर्स इग्नोर कर देते हैं। दिस इज स्ट्रैटेजी 3, डिस्ट्रीब्यूशन लेवरेज। एक पेनफुल ट्रूथ एग्जिस्ट करता है, वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट भी हो चाहे, अगर वो सही जगह सही कस्टमर तक नहीं पहुंचा ना तो वो एक वेयर हाउस में सिर्फ डस्ट कलेक्ट करता रहेगा। इंडिया में ये प्रॉब्लम एपिडेमिक लेवल पे है। फाउंडर्स प्रोडक्ट पे ऑब्सेस करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन को निग्लेक्ट करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि यार प्रोडक्ट तो मैंने अच्छा बनाया था पर सेल्स ही नहीं आई। यहाँ पे प्रॉब्लम प्रोडक्ट नहीं है, प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन है। हर सिटी में, हर मोहल्ले में इंडिया के पास एक एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। किराना स्टोर्स, पान शॉप्स, मेडिकल स्टोर्स, डेयरी सेंटर, लोकल सब्जी वाले, ये सब मिनी डिस्ट्रीब्यूशन हब्स हैं विच आर ऑलरेडी इन प्लेस एंड आर ऑलरेडी ट्रस्टेड। सक्सेसफुल इंडियन ब्रांड्स ने इनका अच्छा यूज किया है, बिना वेयर हाउस बनाए, बिना कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स बिल्ड करे, बिना हेवी इन्वेस्टमेंट्स के। पार्ले जी की केस स्टडीज समझो, इंडिया का मोस्ट सोल्ड बिस्किट आज भी पार्ले जी है, वो भी 5 रुपए वाला। बट उनका सीक्रेट प्रोडक्ट नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन है। उन्होंने इंडिया के हर किराना स्टोर, हर साइकिल वाले वेंडर तक पहुंचने का नेटवर्क बिल्ड किया। उन्होंने फॉलो किया मास डिस्ट्रीब्यूशन प्लस अफोर्डेबिलिटी का कॉन्सेप्ट विच गिव देम अनस्टॉपेबल रीच। और आज इंडिया में एक और पावरफुल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जो 2000s में पॉसिबल नहीं था, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन। यूट्यूब पे एक अच्छी वीडियो 1-2 करोड़ लोगों तक फ्री में पहुंच सकती है। इंस्टाग्राम पे एक प्रोडक्ट शॉट वायरल हो सकता है। व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट पे एक प्रोडक्ट ऑफर 10,000 लोगों तक 1 सेकंड में पहुंच सकता है। गूगल माय बिजनेस के थ्रू लोकल सर्चेस में अपीयर हो सकता है आपका ब्रांड। ये सब फ्री या नियर फ्री ऑप्शंस हैं एंड मैसिव रीच दे सकते हैं। और ये सब ही ऑलमोस्ट सारे फाउंडर्स इग्नोर करते हैं क्योंकि ये अनग्लैमरस लगते हैं। तो अभी आपको एक सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला देता हूं जो कोई भी बिजनेस फॉलो कर सकता है। स्टेप 1, आइडेंटिफाई करो आपके कस्टमर्स कहां हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। स्टेप 2, ढूंढो कौन सा एग्जिस्टिंग नेटवर्क पे उन्होंने ऑलरेडी ट्रस्ट करा है, कहां से वो बाय करते हैं। स्टेप 3, पार्टनर करो, उस नेटवर्क के साथ डिस्ट्रीब्यूशन डील करो रेवेन्यू शेयर की विद नो अपफ्रंट कॉस्ट। एंड स्टेप 4, स्केल करो, एक नेटवर्क जब सक्सेसफुल हो जाए तो दूसरे पे जंप करो। ये प्रोसेस सिंपल लग रहा है क्योंकि प्रोसेस वाइज तो सिंपल है, बट एग्जीक्यूशन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। फाउंडर्स की कॉमन अप्रोच होती है प्रोडक्ट बनाओ, उसे एडवर्टाइज करो, कस्टमर्स आ जाएंगे। बट डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच में प्रोडक्ट बनाओ, एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स को टैप करो, वहां कस्टमर्स ऑलरेडी हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन से आपको रीच मिल सकती है, बट रीच को रिटेंशन में कन्वर्ट करना वो अपने आप में एक स्किल है। और अगली स्ट्रैटेजी में हम वो फ्रेमवर्क देखेंगे जो एक छोटे ब्रांड को एक बड़ा कल्ट ब्रांड बना सकता है बिना एक भी रुपए एडवर्टाइजमेंट में लगाए। दिस इज स्ट्रैटेजी 4, कम्युनिटी एज कैपिटल। एक सिंपल मैथ करते हैं यहाँ पे, आपका प्रोडक्ट मान लो 1000 रुपए में बिक रहा है, 500 रुपए उसको बनाने की कॉस्ट है और 300 रुपए लग रहे हैं एडवर्टाइजमेंट्स में हर प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो मोटा मोटा 200 रुपए आपका मार्जिन हुआ। इसे स्केल करने की कोशिश करोगे तो ये मार्जिन और स्क्वीज होगा। अब ये सेम प्रोडक्ट अगर एक लॉयल कम्युनिटी किसी कस्टमर को रेफर करे तो आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 0 होगा, सडनली आपका मार्जिन 500 रुपए हो गया। ये 2.5x बेटर इकोनॉमिक्स हैं सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बदलने से। एंड कम्युनिटी वो एसेट है जो कंपाउंड करता है बिना कॉस्ट के। रियल एग्जांपल से समझो, शुगर कॉस्मेटिक्स फाउंडेड बाय विनीता सिंह। लॉन्च के टाइम पे मार्केट में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स थे, लॉरियल, लैक्मे, मेबेलिन। इसलिए शुगर ने स्टार्टिंग में बड़े एड कैंपेन्स नहीं किए क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इन ब्रांड से कंपीट कर पाए एडवर्टाइजमेंट
एडवर्टाइजमेंट लेवल पे, तो उन्होंने कम्युनिटी बिल्ड करी, कम्युनिटी ऑफ इंडियन विमेन जिनको ऑलरेडी अवेलेबल प्रोडक्ट्स सूट नहीं करते, डिफरेंट स्किन टोन्स की वजह से, इंडियन क्लाइमेट की वजह से, मतलब कि विमेन विद रियल नीड्स। वो कम्युनिटी शुगर की फर्स्ट मार्केटियर्स बने। उन्होंने रिव्यूज लिखे, प्रोडक्ट्स रेकमेंड किए अपने दोस्तों को और रिपीट परचेजेस करे। शुगर आज 1400 करोड़ के वैल्यूएशन पे है और उनका सबसे पावरफुल मार्केटिंग टूल आज भी कम्युनिटी है। तो ऐसी ही कम्युनिटी बिल्ड करने का भी फ्रेमवर्क दे देता हूं जीरो से। स्टेप 1, एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए एक स्पेसिफिक वैल्यू दो। ये सबके लिए है, ऐसी कम्युनिटी किसी के लिए भी नहीं होती। वर्किंग मॉम्स के लिए मील प्रेप टिप्स, ऐसा कुछ स्पेसिफिक ताकि लोग खुद को आइडेंटिफाई करें, उससे ज्वाइन करें। देन स्टेप 2, कंसिस्टेंसी से दिखते रहो। रोज एक हेल्पफुल पोस्ट डालो, एक ऑनेस्ट इनसाइट दो, कोई बिहाइंड द सीन मूवमेंट दिखाओ। फ्रीक्वेंसी से लोग कनेक्ट करते हैं एंड कंसिस्टेंसी से ट्रस्ट बिल्ड होता है। देन स्टेप 3, कॉन्वर्सेशन इनवाइट करो, ब्रॉडकास्ट मत करो। कमेंट्स में सवाल पूछो, पोल्स जनरेट करो, जेन्युइन रिप्लाईज दो। कम्युनिटी वहां ग्रो करती है जहां लोग फील करे यहां मेरी बात सुनी जाएगी। एंड स्टेप 4, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो प्रोडक्ट डिसीजंस में। हमारा नेक्स्ट फ्लेवर क्या होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस पूछो कम्युनिटी में एंड उनके रिप्लाईज के अकॉर्डिंग, मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग लॉन्च करो। ऐसी कम्युनिटीज आप व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम चैनल्स, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम कमेंट्स से बिल्ड कर सकते हो। अब ओपीएम, स्वेट इक्विटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कम्युनिटी, 4 स्ट्रैटेजीज हो गई, लेकिन स्ट्रैटेजी 5 इन सबको बांधती है। दिस इज स्ट्रैटेजी 5, 10x थिंकिंग ओवर 10% इंप्रूवमेंट। एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे यहाँ पे, आपका जो भी बिजनेस है या जो भी बिजनेस आइडिया है, अगर सब कुछ आइडियल रहा आपके हिसाब से, सब कुछ सही रहा, तो वो मैक्सिमम कहां तक स्केल कर सकता है? अगर जवाब 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ है, तो मैं बोल रहा हूं आपकी सोच ही वो सीलिंग है। क्योंकि स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन तो बाद में आते हैं, पहले आती है इमेजिनेशन। और इंडिया में ये प्रॉब्लम तो हमने बचपन से देखी है, हमें हमेशा रीजनेबल रहना सिखाया है। रियलिस्टिक रहो, ज्यादा मत सोचो, पहले छोटे से स्टार्ट करो। लेकिन धीरूभाई अंबानी ने रीजनेबल नहीं सोचा था, नारायण मूर्ति ने रीजनेबल नहीं सोचा था, रितेश अग्रवाल ने कॉलेज ड्रॉप आउट करते हुए रीजनेबल नहीं सोचा, निखिल कामत ने स्कूल ड्रॉप आउट करते हुए रीजनेबल नहीं सोचा। वो सब 10x सोच रहे थे जब दुनिया उन्हें रियलिस्टिक होना सिखा रही थी। बट ये याद रखना कि 10x थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप ओवरनाइट बिलियनर बनने का प्लान बना लो। 10x थिंकिंग का मतलब है आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्केल बदलो। 10% थिंकिंग वाला दिमाग सोचता है ये काम और एफिशिएंटली कैसे करें। 10x थिंकिंग वाला दिमाग पूछता है क्या यहाँ सिस्टम बन सकता है जो मेरे बिना भी काम करता रहे। 10% थिंकिंग पूछती है 100 कस्टमर्स कैसे बनाए। 10x थिंकिंग पूछती है 1 लाख कस्टमर्स कैसे पॉसिबल है विद द सेम रिसोर्सेज। 10% थिंकिंग में आप सोचते हो अपना प्रोडक्ट मैं ज्यादा लोगों को कैसे बेचूं। 10x थिंकिंग में आप सोचते हो दूसरे लोगों की एग्जिस्टिंग ऑडियंस को मैं अपना प्रोडक्ट कैसे बेचूं। ये 10% टू 10x शिफ्ट करना इजी नहीं होता, क्योंकि 10x थिंकिंग के क्वेश्चंस अनकंफर्टेबल होते हैं, उनका आंसर हमेशा क्लियर नहीं होता। लेकिन जो फाउंडर्स 10x क्वेश्चंस पूछते हैं वो कभी कभार वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं जो हमेशा के लिए बिजनेस को चेंज कर देता है। 100 करोड़ के बिजनेस और 1 करोड़ के बिजनेस में यूजुअली फर्क मेहनत का नहीं होता, मॉडल का होता है। और मॉडल तब बदलता है जब सोच बदलती है। एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करो, अपने करंट बिजनेस या फिर बिजनेस आइडिया जो आगे आपको इंप्लीमेंट करना है उसके बारे में एक चीज लिखो। अगर मेरे पास आज के टाइम के हिसाब से 100x ज्यादा रिसोर्सेज होते तो मैं क्या अलग करता। ये आंसर अगर आप ऑनेस्टली लिख पाए तो आपका 10x मॉडल रिवील हो जाएगा। इससे फिर रिवर्स इंजीनियर करो, उस मॉडल की कौन सी चीज आप आज विदाउट एनी रिसोर्सेज इंप्लीमेंट कर सकते हो। हमेशा ऐसा एक पीस होता ही है, वो पीस ढूंढो और स्टार्ट करो। तो ये थी 5 रियल स्ट्रैटेजीज टू बिल्ड 100 करोड़ बिजनेस विद 0 रुपीज। हो सकता है कि ये 5 स्ट्रैटेजीज जो हमने आज डिस्कस करी, इनको सुन के आप सोच रहे हो कि ये सब सही तो लग रहा है, बट मेरा केस अलग है, मेरी स्ट्रैटेजी अलग है, मेरी सिचुएशन अलग है। मैं ऑनेस्टली बोलूं तो हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ने स्टार्टिंग में यही सोचा था। रितेश अग्रवाल एक 17 साल के कॉलेज ड्रॉप आउट थे जब उन्होंने ओयो स्टार्ट करा। फाल्गुनी नायर 49 इयर्स की थी जब उन्होंने नाइका लॉन्च करा था एंड विद नो प्रायर स्टार्टअप एक्सपीरियंस। कुणाल शाह सिर्फ एक मार्केटिंग कंसल्टेंट थे जब उन्होंने क्रेड बिल्ड करा। कोई परफेक्ट बैकग्राउंड से नहीं था, कोई परफेक्ट टाइमिंग नहीं थी, किसी के पास परफेक्ट कैपिटल नहीं था। जो था वो बस एक रियल प्रॉब्लम, एक क्लियर फॉर्मूला और एग्जीक्यूशन की कमिटमेंट। बिना हेवी इन्वेस्टमेंट की भी स्केल होता है जब लेवरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और स्मार्ट एग्जीक्यूशन साथ आते हैं। कुछ छूट गया हो या और कुछ जानना हो तो कमेंट्स में बता देना। दिस इज स्पर्श गोयल, नॉट परफेक्ट, जस्ट ऑनेस्ट। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई विल सी यू अराउंड।